लाइव है। सभी को गुड इवनिंग। ये माइक ऑन नहीं है क्या? हेलो, आ रही आवाज? ठीक है। चलिए सभी को गुड इवनिंग, जय हिंद। स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब शांत हो जाओ। अब देखिए, पूछा जाता है आपसे कि अगर फिजिक्स है, अभी फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री करेंगे। अभी फिजिक्स है, हाँ। आज हम लोग ग्रेविटेशन को कंप्लीट कर लेंगे, है ना। अगर किसी गेंद को ऊपर से नीचे फेंका जाए, समझिएगा। अब देखो, कोई गेंद है, वो ऊपर से किधर आ रहा है? नीचे आ रहा है। तो इसका द्रव्यमान समान रहेगा। जो इसका त्वरण है, त्वरण, वो क्या रहेगा? जी के बराबर, है ना। यानी कि ये भी क्या रहेगा आपका? समान रहेगा। एक्सेलरेशन सेम रहेगा ना। इसका वेग क्या होगा? बढ़ेगा, यूनिफॉर्मली बढ़ेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है? समान है। एक्सेलरेशन एक समान है, तो वेग भी आपका एक समान रूप से बढ़ेगा, है ना। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी घटेगा, एंड टोटल एनर्जी विल बी सेम। टोटल एनर्जी जो है आपका सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। एक तो ये आपका 6 सवाल बनेगा आपसे कि किसी बॉल को ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो किस चीज पर क्या फर्क पड़ता है, एक ये सवाल बनेगा। अब देखिए, यहां से ग्राफ कैसे पूछा जाएगा आपसे। जैसे एक बार सवाल पूछा गया कि किसी बॉल को किसी बिल्डिंग से नीचे फेंका गया, उसका डिस्टेंस टाइम का ग्राफ क्या होगा। ये सवाल पूछा गया। हो सकता है आपसे पूछ दिया जाए कि उसके वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ क्या होगा। हो सकता है आपसे पूछ दिया जाए कि उसके एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ क्या होगा। ये 3 सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो पहले हम लोग एक्सेलरेशन वाला समझते हैं। लिख लीजिएगा, पहले समझ लीजिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट थोड़ा समझना जरूरी है। एक्सेलरेशन जो है आपका क्या है? कांस्टेंट है, नियत है। चाहे आप पहले सेकंड में देखो, चाहे आप दूसरे सेकंड में देखो, चाहे तीसरे सेकंड में देखो, चाहे चौथे सेकंड में देखो, हर समय आपका त्वरण क्या है? कांस्टेंट, भाई जी के बराबर ही है। यानी कि एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ आप बताओ, ये इस टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा या नहीं होगा? होगा ना। अब वेलोसिटी जो है आपका बढ़ रहा है, कैसा? यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है। यानी कि हर एक टाइम पर जो आपका वेलोसिटी है, इसमें क्या होगा? इक्वल चेंज होगा। यानी कि आपका क्या होगा? कि स्ट्रेट लाइन होगा विद पॉजिटिव स्लोप, है ना। अब देखिए, यहां पर डिस्टेंस की अगर बात करें तो वेलोसिटी क्या होगा आपका? इंक्रीज, वेलोसिटी क्या बढ़ रहा है ना, जैसे जैसे नीचे से ऊपर। तो जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगा तो स्टार्टिंग में वो कम डिस्टेंस कवर करेगा, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करना शुरू कर देगा। यानी कि आपका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? इस तरह से कुछ बनेगा, आपका पैराबोला बनेगा विद पॉजिटिव स्लोप, है कि नहीं। तो ये ग्राफ आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि जब किसी वस्तु को मुक्त रूप से ऊपर से नीचे गिराया जाता है तो डिस्टेंस टाइम का ग्राफ क्या हो सकता है, ये पूछा गया है। वेलोसिटी टाइम का ग्राफ पूछ सकते हैं, एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ भी आपसे पूछा जा सकता है। तो पहले आप इसे लिखिए, फिर नीचे से ऊपर वाला देखेंगे, फिर देखेंगे अगर नीचे से ऊपर जाए फिर ऊपर से नीचे जाए, हाँ, वैसा भी पूछा जाता है, वो भी देख लेंगे। अब हम लोग आएंगे लेफ्ट में। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, अगर समझ में नहीं आया है तो बताएं क्या हुआ। ग्राफ फिर से बता देते हैं, कोई बात नहीं है। देखो यहां पर ना, आप ये बताइए एक्सेलरेशन इसका कितना है? जी के बराबर है। यानी कि ऊपर से नीचे जब तक गिरेगा तब तक उसका एक्सेलरेशन जी रहेगा ना जी। मान लो कि हम इसको फेंके तो पहले सेकंड पे एक्सेलरेशन कितना है? 9.8 ही है। दूसरे सेकंड पे भी एक्सेलरेशन देखेंगे कितना? 9.8 ही है। तीसरे सेकंड पे भी यही है, चौथे सेकंड पे भी यही है। यानी कि हर समय एक्सेलरेशन क्या है? इसका समान है। इसलिए एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ जो है वो टाइम एक्सिस के क्या हो जाएगा? समानांतर हो जाएगा। ये क्लियर है सबको? आ गया समझ में? क्या हो गया? टाइम बढ़ रहा है, टाइम को इधर बढ़ा है, लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना। हमको ये देखना है ना, एक्सेलरेशन टाइम बढ़ा है लेकिन एक्सेलरेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बस समझ में आया? तो टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन एक्सेलरेशन बढ़ रहा है क्या? नहीं बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन वही है। इसलिए आपका जब एक्सेलरेशन और टाइम का जो ग्राफ होगा वो टाइम एक्सिस के क्या होगा? पैरेलल होगा। आगे बात समझ में? अब देखिए, जब यहाँ पर वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ आपसे पूछे तो वेलोसिटी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। यानी हर सेकंड में वेलोसिटी कितना बढ़ रहा है? 9.8 मीटर पर सेकंड से। तो यानी कि पहले सेकंड में भी 9.8 बढ़ेगा, दूसरे सेकंड में भी 9.8 बढ़ेगा, इसी तरह तीसरे सेकंड में भी 9.8। तो इसको जब मिलाइएगा इसका जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आप ये बताओ, पहले सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो? 9.8 मीटर। दूसरे सेकंड में फिर कितना? इसका दुगुना, है ना, जो भी आ जाएगा 19.6 मीटर। फिर इसके बाद उसके दूसरे सेकंड में, उसके तीसरे सेकंड में इसका तीन गुना डिस्टेंस कवर करेगा, याद आएगा आई थिंक 29.4 मीटर, ये आएगा ना, देख लेना, ठीक है। यानी कि पहले सेकंड में वो कम डिस्टेंस कर रहा है, दूसरे में और ज्यादा, तीसरे में और ज्यादा, जैसे जैसे टाइम बढ़ा वो डिस्टेंस क्या करना शुरू कर देगा? ज्यादा कवर करना शुरू कर। क्या हुआ? अरे वही मतलब 9 पहले क्या देखो, स्क्वायर कैसे बढ़ेगा? v इक्वल टू क्या होता है? u प्लस 80, u 0 है ना। आप पहले सेकंड में बढ़ाइए, कितना? 9.8, दूसरे सेकंड में बढ़ाइए 9.8 into 2, तीसरे सेकंड में बढ़ाइए 9.8 into 3, तो स्क्वायर कैसे हो जाएगा? अरे डिस्टेंस की यहाँ पर डिस्टेंस जो स्क्वायर में बढ़ेगा वो हम यहाँ पर ये बताया आपको, पहले सेकंड में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, दूसरे सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, मैंने वो बताया आपको, है ना। ये तीसरे सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर रहा है, मैंने ये बताया आपको। बस समझ में आ गई, है ना। वो तो ठीक है, वो तो आपका डिस्टेंस एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होगा। ये तो बिल्कुल टी स्क्वायर किसके स्क्वायर में ही बढ़ेगा, है ना। वो तो करेक्ट, लेकिन मैंने यहाँ पर ये बताया आपको ऐसे भी। आप अगर ये देखें एस इक्वल टू हम एटी स्क्वायर लिखेंगे, एक तरह से पैराबोला का फॉर्मूला होता है, डायरेक्टली आप जाइए तो आपका इससे भी आप डायरेक्ट कैसे लिख सकते हो। लेकिन हर किसी को यहाँ पे पूरा पैराबोला इतना गणित पता नहीं है ना जी, है ना। यहाँ पर जैसे बच्चों को समझना है वैसे समझाना होगा। बस समझ में आ गया सबको? अब किसी को बात में क्लियर अगर दिक्कत बताइए, फिर हम लोग चलेंगे इसके आगे। चलिए फिर से बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ देखो, समझो। आप कोई नहीं, फिर से समझा देते हैं। देखिए अब बिल्कुल बेसिक से एकदम लेके चलते हैं यहाँ पर। देखो अब यहाँ पर मान लो 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे। एक्सेलरेशन जब ये ऊपर से नीचे जा रहा है, इसका एक्सेलरेशन कितना है? 9.8 है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ हम एक्सेलरेशन और टाइम के ग्राफ की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो स्टार्ट हुआ किससे? 9.8 से स्टार्ट होता है। यहाँ पर मान लो है, समझो, यहाँ पर ये इसका 9.8, पहले सेकंड में मेजर कर रहे हैं, इसका देख रहे हैं ये वाला बिंदु है 9.8 पे, दूसरे सेकंड में भी यही 9.8 है, तीसरे सेकंड में भी यही है, चौथे सेकंड में भी यही है, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है। अब इसको मिलाइएगा जब सारा बिंदु को, तो यहाँ पर ग्राफ जो आपको मिलेगा वो कैसा मिल रहा है? इसके पैरेलल मिल रहा है ना जी। अब वेलोसिटी और टाइम का कर लो, ये वेलोसिटी है और टाइम है। ये जब पहले सेकंड में, जब ये मान लीजिए ऊपर से नीचे जा रहा है, पहले सेकंड में उसका वेलोसिटी कितना होगा? 9.8 होगा। यानी पहले सेकंड में उसका क्या हो जाएगा? 9.8। दूसरे सेकंड में इसका जस्ट दुगुना हो जाएगा, कितना? वेलोसिटी इसका 19.6।
तीसरे सेकंड में फिर इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा 29.4। इसको जब मिलाइएगा आप, ये कैसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप। उसी तरह आप डिस्टेंस और टाइम का जब देखेंगे तो डिस्टेंस और टाइम का क्या होगा, पहले सेकंड में 9.6 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा, 9.8 मीटर। दूसरे सेकंड में उसका डिस्टेंस जो है, जैसे दूसरे सेकंड में डिस्टेंस कवर करेगा, ये कितना 19.6 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा। बताओ यहाँ पर इसका जो दूसरे सेकंड में ऐसे बन जाएगा यहाँ पे, फिर तीसरे सेकंड में और ज्यादा ये डिस्टेंस कवर कर लेगा, तीसरे सेकंड में 29.4 कर लेगा कवर, है ना। तो यानी कि और ये थोड़ा ऐसे ये लेकर जाएंगे, यहाँ पर जब इसका ग्राफ बनेगा तो इस तरह से आपका पैराबोला बनेगा। आगे समझ में, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं। देखिए जब ऊपर से नीचे आएगा ना, ये तो ऊपर से नीचे वाला है, अब किसी बॉल को या किसी गेंद को नीचे से ऊपर फेंकने पर देखो क्या होगा, नीचे से ऊपर की ओर फेंकने पर देखिए इसका बॉल है, इसको हम क्या कर रहे हैं, नीचे से किधर फेंक रहे हैं, ऊपर फेंक रहे हैं, यहां पर। इस दौरान इसका द्रव्यमान बताइए क्या रहेगा, सेम। अब यहां पर इसका जो एक्सेलरेशन है यानी जो त्वरण है वो किसके बराबर होगा, देखो ये जा रहा है ऊपर, जो इसका एक्सेलरेशन लगा वो किधर लगा, ये जो जी लगा नीचे की तरफ, यानी कि जब हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं क्या होगा, माइनस जी, ये होगा जी। वो इस दौरान इसका जो एक्सेलरेशन है वो माइनस जी के बराबर ही रहेगा, यानी कि इसका वेलोसिटी, इसका जो वेग है वो ऊपर जाते जाने के साथ क्या होगा, घटेगा। इसके बाद याद रखिएगा कि इसका जो काइनेटिक एनर्जी है, इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है बढ़ेगा, और टोटल एनर्जी जो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि टोटल एनर्जी थोड़ा ना चेंज होता है, जितना काइनेटिक एनर्जी घटेगा उतना ही पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी 100 जूल से घट रहा है, पोटेंशियल एनर्जी में 100 जूल का क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पर ग्राफ की अगर हम बात करें तो पहला यहाँ पर देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ, फिर हम लोग बात करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, और इसके बाद हम लोग बात करेंगे एक्सेलरेशन और टाइम के ग्राफ की। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें एक्सेलरेशन और टाइम के ग्राफ की बात करें तो ये एक्चुअली में क्या होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन है, यहाँ पर ये नीचे की तरफ रहेगा ऐसे, और यहाँ पर ये क्या होगा, टाइम एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। मतलब कि मेरे कहने का मतलब रहेगा टाइम एक्सिस के पैरेलल। बात समझ में आ गया, क्योंकि एक्सेलरेशन आपका क्या यूनिफॉर्म है पूरे इस मोशन के दौरान। अब डिस्टेंस की वेलोसिटी टाइम के ग्राफ की बात करें, इसका वेलोसिटी बताओ क्या हो रहा है, कि मान लीजिए आप उसे 29.4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आप इसे फेंकते हैं, मान लीजिए। जैसे हर सेकंड इसका वेलोसिटी क्या हो रहा है, घट रहा है, यानी इसका जो ग्राफ बनेगा हर सेकंड उसका वेलोसिटी क्या होगा, घटेगा घटेगा घटेगा, और एक टाइम पे आकर क्या हो जाएगा, जीरो। लेकिन यूनिफॉर्मली घट रहा है, इसलिए यहाँ पर आपका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, इस तरह से, यानी कि स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो कैसा बनेगा, तो वो याद रखिएगा यहाँ पर बनेगा इस तरह से, इस तरह से, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो शुरू में तो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, लेकिन जैसे 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 ऊपर जाएगा तो वो कम डिस्टेंस कवर करना शुरू कर देगा, जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा। क्लियर पॉइंट यहाँ पर। अब क्या हुआ, एक्सेलरेशन कांस्टेंट देखो, जब भी बॉल को आप ऊपर फेंकिएगा तो उसके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना लगेगा, पूरे मोशन के दौरान जो गुरुत्वीय त्वरण अर्थ जो उसे अपनी ओर खींचेगा वो किस त्वरण से खींचेगा, जी त्वरण से ही खींचेगा ना। तो पूरे मतलब जब तक वो ऊपर जा रहा है तो उसके ऊपर कितना एक्सेलरेशन कितना लग रहा है, जी के बराबर, लेकिन वो नीचे की ओर लग रहा है, बॉल किधर जा रहा है, ऊपर की ओर, इसलिए यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो क्या रहेगा, माइनस में रहेगा। पूरे उसके दौरान क्या कांस्टेंट ही है ना जी, कहीं चेंज है जी, क्या बदल जा रहा है क्या, नहीं, यहाँ पर याद रखिएगा, इसलिए एक्सेलरेशन जो रहेगा कांस्टेंट रहेगा। आगे बात समझ में, ठीक है। तो बनाइए इसको, फिर चलते हैं इसके आगे। अब थोड़ा सा मुश्किल अगर करना चाहेगा, बोल देगा कि कोई बच्चा क्या करता है, बॉल को ऊपर फेंका और वापस फिर वो बॉल जो है उसके हाथ में आ गया, ठीक है। क्वेश्चन देखिए कैसे बनेगा, और पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, नहीं लिखे हो, चलो लिख लो जल्दी लिखो, फिर इसके बाद और भी 2-3 कंडीशन फिर आएंगे लिफ्ट में। कॉन्सेप्ट देखो, अगर आपको क्लियर है ना, ये सब ग्राफ आप खुद से भी बना दोगे, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए उसके लिए। हाँ क्या हुआ, ये वाला आप समझना है एक बार। देखो ये देखो एक्सेलरेशन है, ये टाइम है। एक्सेलरेशन यहाँ पर इसका क्या है, मान लीजिए माइनस जी है, यहाँ पर नेगेटिव में है। आपको ये तो पता है कि इधर ऊपर लेता है पॉजिटिव में, नीचे लेता है नेगेटिव में, ये बीच में क्या रहता है, जीरो रहता है। मान लीजिए यहाँ पर ये वैल्यू जो यहाँ पर मान लीजिए 9.8 है, माइनस में है क्योंकि वहां पर माइनस जी लगा है। अब हर पहले सेकंड में भी आपका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, ये बॉल मान लीजिए यहाँ से यहाँ जा रहा है, पहले सेकंड में भी इसके ऊपर एक्सेलरेशन का मान माइनस जी रहेगा, दूसरे सेकंड में भी माइनस जी रहेगा, तीसरे सेकंड में भी क्या माइनस जी रहेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या है, हर सेकंड में इसका जो मान है वो कितना रहेगा, माइनस जी के बराबर रहेगा। इसलिए आपका क्या रहेगा, इस प्रकार से ऐसे स्ट्रेट लाइन रहेगा, किसके, टाइम एक्सिस के पैरेलल एक क्या रहेगा, स्ट्रेट लाइन रहेगा, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे। कुछ ये लिख लीजिएगा पॉइंट, अगर कोई बालक किसी गेंद को ऊपर फेंकता है तथा ये गेंद इसके हाथ में वापस आ जाता है तो इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा, ये आपसे पूछता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा, तो देखिए सिर्फ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही पूछेगा इस कंडीशन में। अब आपको समझना है, अब ये बताओ जब ये बॉल क्या कर रहा है, कोई बालक किसी गेंद को क्या करता है, ऊपर फेंकता है ना, और ये गेंद क्या होती है, इसके हाथ में वापस आ जाती है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा। जब ऊपर फेंकेगा तो बताओ उसका जो ग्राफ बनेगा कैसा बनेगा, इस तरह से, है ना जी। और जब फिर ऊपर पहुंचने के बाद हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गया और फिर यहां से वापस आ रहा है, तो इस दौरान ग्राफ कैसा बनेगा, इस प्रकार से। यानी ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है कि बॉल ऊपर जा रही है और ये क्या है कि बॉल नीचे आ रही है। और इसी को लिख देगा आपको कि किस शेप का, अगर पूछे ये कौन सा शेप है, वी शेप, तो किस शेप का बनता है, वी शेप का बनता है। आपको दे देगा यू शेप, वी शेप, इस तरह से आपको दे देगा ऑप्शन। तो याद रखिएगा किस शेप का बनेगा, वी शेप का बनेगा। अब देखिए पूछा जाता है कि कोई वस्तु है, मान लीजिए कि अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु है, आपसे बोल देगा कि कोई एक कागज है, कोई एक पत्थर है और कोई एक बहुत बड़ा सा मान लीजिए 1000 केजी का कोई सामान है। अब तीनों को पूछ दिया जाए कि एक साथ अगर गिराते हैं तो कौन सबसे पहले जमीन पर पहुंचेगा,
कौन बाद में जमीन पर पहुंचेगा, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, देख तो पहले ये आगे सबको समझ में, जब हम बॉल को कैसे आप बोल रहे हैं प्रोजेक्टाइल में फेंकेंगे, उसका फिर क्या कहते हैं, वो पैराबोलिक टाइप का ग्राफ बनेगा, है ना, पैराबोलिक टाइप का बनेगा, है ना। वो इतना देखो वो पूछेगा नहीं, जितना प्रोजेक्टाइल में बताया ना बस वो याद रखिए। बाकी अगर आपको जानना है तो मैं बता दूंगा, आप पूछ लेना आके, उसमें मेरे सामने आके मिलना, मैं आपको बता दूंगा, जानना है, लेकिन वो एग्जाम के लिए इरेलेवेंट है। ये भी मैंने क्या बोला, जब बहुत मुश्किल सवाल बनेगा तब बनेगा, है ना। ये सवाल ऐसे पूछा गया, इसमें तो सीएपीएफ में पूछा गया सवाल है, ठीक है। बाकी आपको जानना है, आप आ जाइएगा, अभी ब्रेक में मैं बता दूंगा आपको, है ना। हम लोग को देखिए ये पता होना चाहिए ना कि हमारे एग्जाम का डिमांड क्या है ना। हम लोग क्या करते हैं कि जो चीज हमें पढ़ना होता है वो हम नहीं पढ़ते, जो नहीं पढ़ना होता वो पढ़ने लगते हैं, तो वो गड़बड़ है। ठीक, खाली स्टडी करने से मतलब नहीं होता, आपको स्मार्ट स्टडी करना होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अगर किसी विभिन्न द्रव्यमान के वस्तु को ऊपर से नीचे फेंका जाए, तो अब यहां पर याद रखिएगा कंडीशन पहला, अगर मान लीजिए कि फ्रिक्शन, घर्षण अगर मान लीजिए नगण्य है, अगर मान लीजिए क्या है, घर्षण आपका नगण्य नहीं के बराबर है ना, तो सभी वस्तु या सभी द्रव्यमान वाली वस्तु एक साथ नीचे आएगी। अगर मान लीजिए मीडियम पूरा वैक्यूम है, वैक्यूम यानी निर्वात है, मान लीजिए अर्थ के ऊपर आपने एक ऐसा मीडियम बना दिया जिसमें कि कोई भी वो नहीं है, ना तो सॉलिड है, ना गैस है, ना लिक्विड है, कुछ भी नहीं, अगर निर्वात है, तो भी सभी द्रव्यमान वाली वस्तु एक साथ आएगी। और तीसरा याद रखिएगा, अगर घर्षण है, अगर फ्रिक्शन है, तो याद रखिएगा, तो ज्यादा द्रव्यमान वाली वस्तु पहले नीचे आएगी। ठीक है, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि देखिए ज्यादा द्रव्यमान वाली, कोई भी आपका, मैं समझा देता हूं फिर से, आप लिख लेना। जैसे मान लीजिए कि कोई भी यहां पर फ्रिक्शन नहीं है, अब ये आपका क्या है, 10 केजी का है, ये मान लीजिए 100 केजी है, ये आपका 1000 केजी। अब इस पर जो सभी पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना लगा है, जी लगा है। अब हर वस्तु जो यहां पर कोई भी, ना तो ये फ्रिक्शन है और ना ही मान लीजिए कोई मीडियम, तो हर वस्तु जो है ना वो जी से क्या आएगी, नीचे आएगी, यानी हर वस्तु जो है ये आपका इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी और ये आकर एक साथ क्या हो जाएगी, नीचे गिर जाएगी। लेकिन अगर यहां पर फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन क्या होता है, जो कि क्या करता हो, किसी भी मोशन के विरुद्ध लगता है, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। अब देखिए जैसे अब यहां पर कोई हल्का वस्तु है ना, अब हल्का वस्तु है, ये अगर नीचे गिर रहा है, इस पर मान लीजिए कोई फ्रिक्शन लगा, मान लीजिए एयर के द्वारा फ्रिक्शन लगाया जा रहा है, इस पर मान लीजिए इस पर भी 10 न्यूटन लगा, और यहां पर मान लीजिए ये वस्तु गिर रहा है, इस पर भी मान लीजिए कितना 10 न्यूटन लगा, और ये वस्तु गिर रहा है, इस पर भी कितना फ्रिक्शन लगा, 10 न्यूटन लगा। अब इसका बताओ वेट कितना होगा, इसका 100 न्यूटन, इसका वेट कितना होगा 1000 न्यूटन, इसका वेट कितना होगा 10,000 न्यूटन। इस कंडीशन में आप देखिए सबसे कम जो मतलब आपका है, इसका 100 न्यूटन, यहाँ पे 90 न्यूटन का इसका नीचे लगेगा, इसमें कितना लगेगा 990 लगेगा, इसमें कितना लगेगा 9990 लगेगा। तो जल्दी ज्यादा कौन के नीचे जाएगा, वो सबसे ज्यादा वाला, फिर ये, ठीक है, क्योंकि वहां पर जो फ्रिक्शन है ना, हम लोग फ्रिक्शन देखेंगे, तीनों पर फ्रिक्शन क्या सेम ही है, जिसका भाग ज्यादा होगा वो सबसे पहले नीचे आएगा। और यही कारण है, आप तो पैराशूट देखते हो ना, पैराशूट का देखा डिजाइन आपने, पैराशूट का डिजाइन ऐसा क्या नहीं है एकदम छोटा सा, एकदम इतना बड़ा क्यों वो करते हैं, ताकि वो क्या होगा ना, इसका एरिया क्या होगा ज्यादा होगा, तो इसके द्वारा जो एयर फ्रिक्शन होगा वो क्या होगा बताइए, इसका एरिया मान लीजिए इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से इसको रखते हैं, इसको मान लीजिए कि, और हम अगर ऐसे रखेंगे फ्लैट, फ्लैट की बजाय इसको कैसे संबेला शेप में रखे हुए हैं, है ना, इसको इसलिए यहाँ पर इसलिए इस शेप में बनाया जाता है, इस शेप में हम नहीं बनाते, क्योंकि इस शेप में रहेगा ना तो उसको नीचे लाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए उसको अम्ब्रेला शेप में इस तरह से रखते हैं, ताकि कि जो बाकी का जो थोड़ा सा एयर फ्रिक्शन को क्या कर सके हम लोग रिड्यूस कर सके, कम कर सके। और पैराशूट से याद रखना कि जो आपका पैराशूट होता है ना, इसका जो रस्सी होता है वो किससे बना होता है, नायलॉन से बनता है, इसका जो रस्सी होता है ना, पैराशूट का जो रोप होता है वो नायलॉन से बनता है ना, इसलिए क्योंकि नायलॉन जो होता है ना वो स्टील से भी क्या होता है, ज्यादा मजबूत होता है, ज्यादा स्ट्रांग होता है। ये कांसेप्ट क्लियर हो गया सबको, यहां से ना ये देखिए सवाल आपसे पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर सवाल बनता है इस तीनों पॉइंट से। याद रखिएगा अगर फ्रिक्शन नहीं होगा, अगर निर्वात होगा तो सारा एक साथ आएगा, लेकिन अगर फ्रिक्शन है तो वहां पर क्या होगा, जो भारी वाला है वो सबसे पहले आएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं लिफ्ट की तरफ, पहले लिख लीजिए, पहले आराम से लिखो, कोई बात नहीं है। क्या हुआ, क्या बोलो, बोलो ना जी, सब मारा है बोल के बताओ, क्या हुआ, क्या बोल रहे कुछ समझे में। अच्छा शायरी सुनना है, सुनाएंगे लास्ट में, सुनाएंगे शायरी, सुना है ना, ये पीछे तुम लोग शायरी सुनने आता है जी क्लास में। अच्छा फोटो दिखाने के लिए, अरे दिखाएंगे, फोटो दिखाएंगे बाबू, है ना। हाँ रुके रुके, कल आप लोगों का 2 घंटे सुबह क्लास है, 2 घंटे शाम में है। सुबह कल हम लोगों का जो टॉपिक रहेगा 9 से 11 रहेगा फिजिक्स, और कल हम लोग नहीं 9 से 11 है कल सुबह, इसमें हम लोग हीट एंड टेम्परेचर टॉपिक को फिनिश करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कल शाम में 6 से 8 रहेगा, इसमें हम लोग केमिकल बॉन्डिंग टॉपिक को फिनिश करेंगे। हाँ दोनों, अच्छा मेरा बात सुन लो पहले, अरे मेरा बात सुन लो भाई, है ना, मेरा बात सुन लीजिए, एक्चुअली हल्ला कर लो पहले, तो मेरा बात तो सुन लो। एक्चुअली क्या है कि मेरी और भी क्लासेस होती है ना, सिर्फ आपको ऑनलाइन भी तो पढ़ते हैं बच्चे, उनकी भी क्लासेस होती है। एक और इन्फॉर्मेशन है कि 9 से 11 के बाद ना आप लोग यूट्यूब पे 11 क्लास लेंगे 1 घंटे की, उसमें कुछ लगभग 30 एमसीक्यू कराएंगे।
जो कि बहुत बेहतरीन रिसेंट के एग्जाम में जो पूछा हुआ सब एमसीक्यू होता है, वो कराएंगे। सारा कंप्लीट साइंस रहेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों रहेगा। सुन लो, इसके बाद फिर मेरी क्या ना, एक्चुअली और भी क्लासेस हैं, आपका भी टेस्ट है ना 4 से 6 है ना, तो 4 से 6 टेस्ट देने तो आना ही है, इसलिए शाम में 6 से 8 क्लास होगी। ठीक है, कोई नहीं, चलो अब हम लोग आगे चलते हैं। चैनल है अच्छा केजीएस बिहार एग्जाम, पिछले वीक में लिए थे ना जी। हाँ चलो ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे। नेक्स्ट आप देखिए, लिफ्ट में पिंड का भार यानी वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन लिफ्ट। तो पहले लिख लेना लिफ्ट का आविष्कार किसने किया था। लिफ्ट का आविष्कार एलिसा ऑर्टिस ने किया था। अब देखिए लिफ्ट में अगर हम बात करें तो लिफ्ट में जो पहला कंडीशन याद रखिएगा, अरे नाम लिखा है एलिसा ऑर्टिस अच्छा ठीक है, बड़ा बड़ा लिख देते हैं। चलो पहला है, जब लिफ्ट नीचे आ रही होती है, नीचे आ रही हो, तो इफेक्टिव वेट क्या होता है, प्रभावी भार निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है mg माइनस ma। क्या होता है, mg माइनस ma। समझिएगा, इफेक्टिव वेट जो होता है जब लिफ्ट आपका नीचे आ रही होती है तो इफेक्टिव वेट क्या होता है आपका mg माइनस ma, जहां पर m क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि पिंड का द्रव्यमान, a क्या है, a आपका गुरुत्वीय लिफ्ट का त्वरण, और g क्या है, तो g है आपका गुरुत्वीय त्वरण। ऐसा क्यों होता है समझो, आप लोगों ने गणित में रिलेटिव वेलोसिटी का कांसेप्ट पढ़ा होगा कि मान लीजिए कोई ट्रेन इधर जा रही है, दूसरी ट्रेन भी इधर जा रही है, इसका स्पीड अगर 10 मीटर पर सेकंड है, इसका स्पीड 15 मीटर पर सेकंड है, तो इसका जो इसमें जो बैठा हुआ व्यक्ति है इसको इसका स्पीड कितना दिखा, 5 मीटर पर सेकंड दिखेगा, ऐसा होता है ना जी। उसी तरह यहां पर ये भी नीचे आ रही है और ये भी नीचे आ रही है ना। इस लिफ्ट का जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, इसके कारण जो फोर्स लगेगा एम, इसके कारण जो फोर्स लगेगा क्या लगेगा mg, जो उस व्यक्ति का जो जी लगा है उसकी वजह से। यहां पर जो इफेक्टिव वेट निकालिएगा ना वो कितना आ जाता है, वो आ जाता है mg माइनस ma। यहां पर देखिए कंडीशन आपसे पूछता है, पहला कंडीशन, अगर लिफ्ट एक समान वेग से, ध्यान से समझना, अगर लिफ्ट एक समान वेग से नीचे आ रही हो, अब जो लिफ्ट है एक समान वेग से नीचे आ रही हो, तो इस कंडीशन में एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन आपका 0 हो जाएगा ना जी, क्योंकि वेग क्या यूनिफॉर्म है, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 0। तो प्रभावी भार क्या रहेगा, चेंज होगा क्या, प्रभावी भार बराबर क्या है mg माइनस ma। ए कितना है 0, यानी mg माइनस क्या हो जाएगा 0, यानी क्या हो जाएगा बराबर mg, यानी कि प्रभाव, उसका जो भार है, भार पर कोई प्रभाव पड़ा, तो भार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, भार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए फटाफट से लिखो, फिर चलते हैं इसके आगे। अभी इसमें 5 कंडीशन है टोटल, और ये 5 कंडीशन से सवाल बनता है। जब भी इस तरह का सवाल पूछे तो आपको देखना है यूनिफॉर्म वेलोसिटी है या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है ना, ये आपको देखना होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी पूछ रहा है या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पूछ रहा है। फिर से समझा दे रहे हैं, पहले लिख लीजिए, लिख लिया सभी ने। इससे न्यूमेरिकल भी कैसे बनेगा देखेंगे, अभी हो गया, कोई नहीं करो, सबसे ज्यादा परेशानी इसको सुनाएंगे इंतजार करो थोड़ा सा है ना। चलिए कोई नहीं, अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे। अरे चलिए अब देखो, अगला कंडीशन है, अगर लिफ्ट एक समान त्वरण से, एक्सेलरेशन से नीचे आ रही हो, एक समान त्वरण से नीचे आ रही हो, तो आपका इफेक्टिव वेट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इफेक्टिव वेट इज इक्वल टू हो जाएगा mg माइनस ma। तो यहां पर जो है भार क्या होगा, इसको प्रभावी भार कहेंगे हम लोग, प्रभावी भार, और इसमें याद रखिएगा प्रभावी भार जो है, ऐसे लिख लेना, भार घटा हुआ महसूस होगा, भार घटा हुआ महसूस होगा। अब जब लिफ्ट ऊपर जा रही होती है, कोई बात नहीं समझते हैं, जब लिफ्ट ऊपर जा रही होती है तो प्रभावी भार जो होता है, इफेक्टिव वेट जो होता है, उसको निकालने का फॉर्मूला होता है mg प्लस ma, mg प्लस ma। अब देखिए जिसको भी ये समझ में आया ऐसे समझो, पहले मान लीजिए कि आप लिफ्ट में हैं, है ना। अब देखो कि जी जो है ये मान लीजिए कितना है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, आपका मास मान लीजिए कितना है, 50 kg है मान लो, और लिफ्ट जो है ना वो आपका एक्सेलरेशन से आ रहा है, मान लीजिए 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है। अब आपका यहाँ पे पूछ दे कि प्रभावी भार जो है, प्रभावी भार क्या होगा, या फिर आपसे पूछ दे भार में कितना कमी महसूस होगा, भार में कितना कमी महसूस होगा, आपसे ये पूछ दे, या प्रभावी भार क्या होगा आपसे पूछते। तो आपको बताया जब भी लिफ्ट नीचे आ रही होती है ना तो प्रभावी भार क्या होता है, mg माइनस ma। mg अब निकालिए कितना है 50, g कितना है 10, माइनस 50 इंटू जी कितना है 2, सॉरी ए यहाँ पर ए कितना है 2 है, तो कितना हो जाएगा 500 माइनस 100 यानी आ गया 400 न्यूटन। यानी इसका इफेक्टिव भार जो देखिए, इसका जो भार था वो भार होना चाहिए था 500 न्यूटन, लेकिन इसको कितना महसूस होगा 400 न्यूटन, यानी प्रभावी भार जो हो गया 400 न्यूटन हो गया, यानी कि उसके भार में कितना कमी महसूस हुआ, उसको 100 न्यूटन का कमी महसूस हुआ। इसलिए कहते हैं जब लिफ्ट नीचे की तरफ आती है ना उसका जो भार होता है वो क्या होता है, उसका घट जाता है या घटा हुआ महसूस होता है। क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या, जब लिफ्ट ऊपर जा रही होती है तो प्रभावी भार जो निकालते हैं कैसे निकालते हैं, mg प्लस ma। अब इसमें पहला कंडीशन है कि जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही, एक समान वेग से क्या हो, ऊपर जा रही हो,
तो इस कंडीशन में एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? बताओ, एक समान वेग है, एक समान वेग वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि एक्सेलरेशन क्या है? जीरो। एक्सेलरेशन जीरो है तो इसका प्रभावी भार जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? mg प्लस ma, और a क्या है आपका? जीरो। ये क्या हो जाएगा? m इंटू जी के बराबर हो जाएगा, यानी कि भार में कोई परिवर्तन महसूस नहीं होगा, भार में कोई परिवर्तन महसूस नहीं होगा। पिछला वाला आपको समझ में आया? जिसने भी ये बोला है अभी किसका डाउट था? ये पिछला वाला क्लियर है आपको? पहले ये बताइए, क्लियर है पिछला वाला? पहले लिखिए, मैं समझाता हूं, इससे भी समझाता हूं, लिखो पहले। हो गया? लिख लिया सभी ने? हो गया? चलो, अच्छा लिखो लिखो जल्दी। चलिए अब हम लोग बात करते हैं। देखो ये लिफ्ट है, इसमें कोई व्यक्ति खड़ा है ना? समझिए, अब ये जो है ना यूनिफॉर्म वेलोसिटी से क्या हो रहा है? ये ऊपर जा रहा है, एक समान वेग से ये ऊपर जा रहा है ना? यानी कि इसका जो एक्सेलरेशन है ना वो क्या है? जीरो है। अब यहां पर जो व्यक्ति इसका जो भार लगेगा वेट, वो इस तरफ इसका भार कितना लगेगा? डब्ल्यू mg, है ना? और लिफ्ट जो है, लिफ्ट ये ऊपर जा रही है, इसके कारण जो इसमें लगेगा वो क्या? ma। लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में यहां पर जो इसका इफेक्टिव वेट होता है ना, प्रभावी भार, इसको हम लोग इस फॉर्मूले से निकालते हैं, mg प्लस ma, वो रिलेटिव वाला फॉर्मूला लग जाता है यहां पर। अब यहां पर चूंकि देखिए इसका जो एक्सेलरेशन है ना वो जीरो है, किसका? लिफ्ट का। तो यहां पर जब एक्सेलरेशन को इसको जीरो पुट करिएगा तो mg प्लस क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, यानी कि इसका जो वेट है ना इसमें कोई फर्क इसको महसूस नहीं होगा। अब दूसरा कंडीशन है कि जब लिफ्ट एक समान त्वरण से, यानी कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है, तो प्रभावी भार जो होगा वो mg प्लस क्या हो जाएगा? ma, यानी कि इसका जो भार है कैसा? बढ़ा हुआ महसूस होगा, भार बढ़ा हुआ महसूस होगा। अब जैसे सवाल पूछ देगा आपसे, क्वेश्चन पूछ देगा, अगर 25 केजी द्रव्यमान का कोई पिंड लिफ्ट में है और लिफ्ट 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से ऊपर जा रही है, तो पिंड के भार में पिंड का भार में क्या परिवर्तन होगा? अब इसमें आता है, जैसे मान लीजिए ऑप्शन दे देगा, जी का मान 10 ही मान लीजिए, है ना? क्या परिवर्तन होगा? और यहां पर मान लीजिए जी आपको दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहां पर ऑप्शन इसका दे देगा कि भार बढ़ा हुआ महसूस होगा 25 न्यूटन, भार 25 न्यूटन घटा हुआ महसूस होगा, है ना? या भार जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस तरह से आपसे क्या दे देगा? यहां पर ऑप्शन दे देगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा? आप इफेक्टिव वेट निकालिए, क्या हो जाएगा? mg प्लस ma, या फिर m इंटू जी प्लस ए भी कर सकते हैं। m कितना है आपका? 25 11, है ना? क्योंकि 10 प्लस 1 लिख सकता है ना जी, यानी 275 न्यूटन, यानी कितना? 25 न्यूटन इसका क्या हो गया? बढ़ गया, क्योंकि अगर हम ऐसे नहीं, अगर नॉर्मली इसका वेट निकालना क्या हो जाएगा? mg हो जाएगा तो कितना? 250 न्यूटन होगा। इफेक्टिव वेट कितना आया? इतना आया। इस तरह का सवाल आपसे यहां से बनेगा। लिफ्ट में बस इतना आपको याद रखना है। एक और कंडीशन है लिफ्ट में, एक नहीं दो कंडीशन अभी और है। एक तो लिफ्ट की डोरी टूट जाए तब, तो देखते हैं उसे, और दूसरा भूतबा वाला देखेंगे, है ना? लिफ्ट में भूत आ गया कैसे? चलो कोई नहीं, हाँ रुको रुको। चला आगे, हो गया? लिख लिया सभी ने? ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद। अच्छा कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, कर दे रहे हैं पीछे भाई, है ना? एकदम इतना उत्तेजित काहे हो जा रहे हैं? पढ़ लो नहीं तो, है ना? नीला ड्रम भैया जी, मतलब क्या चल रहा है तुम लोगों का? नहीं यार गजब है। पढ़ लो पढ़ लो। चलिए नेक्स्ट है, अगर लिफ्ट की डोरी टूट जाए, लिफ्ट का जो डोरी है ना वही टूट गया। अब देखिए इस दौरान ये जो इसमें खड़ा व्यक्ति है, ये इसका भी एक्सेलरेशन क्या होगा जी? और लिफ्ट का भी अब डोरी जो है ना ये टूट चुका है ना? इसका जो डोरी है ना ये क्या हो गया है? टूट गया है। तो अब क्या है कि इस लिफ्ट का भी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जी के बराबर हो जाएगा। तो यहां पर इफेक्टिव वेट जो हो जाएगा, प्रभावी भार, जब नीचे आती है लिफ्ट तो क्या लिखते हैं? mg माइनस ma। तो यहां पर या फिर mg माइनस ma है, या फिर ऊपर भी जा रही है, मान लीजिए लिफ्ट का डोरी टूट गया, तो दोनों के लिए एक इसके बराबर हो जाएगा, जी के बराबर हो जाएगा। यहां पर जो प्रभावी भार हो जाएगा mg माइनस mg बराबर क्या हो जाएगा? जीरो, यानी कि इस कंडीशन में प्रभावी भार जो हो जाएगा शून्य हो जाएगा। और इसी को क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलेंगे? भारहीनता की स्थिति, भारहीनता की स्थिति। अब अगला कंडीशन लिख लीजिएगा, अगर लिफ्ट ऊपर से नीचे आ रही हो तथा ए का मान जो हो जी से क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए। याद रखिएगा, व्यक्ति लिफ्ट में खड़ा व्यक्ति
लिफ्ट की छत से चिपक जाएगा, चिपक जाएगा। ठीक, चलिए पहले आप इसे लिखो, फिर चलते हैं, फिर हम लोग बात करते हैं इसके आगे। क्योंकि जो आपका जो व्यक्ति के ऊपर जो मतलब क्या कहते हैं जो बल लगेगा ना वो कम लगेगा, है ना, और लिफ्ट जो है उस पर ज्यादा बल लगा देगा। मान लीजिए कि ये दोनों आ रहा है इधर, अब ये जो है ना लिफ्ट जो मतलब उसका जो वेट है वह 10 न्यूटन है, और लिफ्ट का वेट है मान लीजिए लिफ्ट जो है मान लीजिए 15 न्यूटन, क्योंकि यहाँ पर ए जो है क्या हो गया, जिससे ज्यादा हो गया। अब इसमें जो खड़ा व्यक्ति है, बताओ धीरे 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 ये क्या होगा, लिफ्ट ज्यादा स्पीड से आएगा, इसका कम है वेट, ये धीरे 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 क्या होगा, ऐसे जाएगा और ऊपर से क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। इसका चित्र भी आपको दिखाते हैं अगर चित्र होगा तो। कौन, ये वाला, देखो पहले लिख लो फिर दोनों मैं चित्र से समझा देता हूँ। पहले लिख लो फिर दोनों का समझा देता है। टाइम भी हो गया, अच्छा सही, तुम्हारा ध्यान घड़ी पे ही है जी। चलो कोई नहीं, ऐसे समझते हैं हम लोग। ए इज देखता है, चित्र दिख गया तो ऐसे होना चाहिए, चित्र ऐसा नहीं है ना, चित्र दिख नहीं रहा, ये वाला शायद होगा, वो वाला चित्र दिख नहीं रहा है ना, एक बार देखना शायद दिख जाएगा। नहीं नहीं वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऐसे दिखा दूंगा, कल की क्लास में मैं रिसर्च करके इसमें डाल दूंगा फोटो, फिर मैं आपको कल दिखा दूंगा, है ना, जैसे फोटो देखना। अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद क्या हुआ। अच्छा पीछे वाला समझाते हैं, देखो ये लिफ्ट है ना, ये इसका दूरी है। अब ये इसमें बीच से मान लीजिए ये टूट गया, अभी था तो इसका क्या था, वो हम एक्सेलरेशन दे रहे थे इसको कि कितना उसको एक्सेलरेशन से नीचे लेके जाना है या कितना नहीं लेके जाना, मान लीजिए ये टूट जाएगा। अब इसमें जो पर्सन है, अब दोनों बताओ इसका भी एक्सेलरेशन क्या होगा जी, है कि नहीं, क्योंकि अब दोनों जो है ना फ्री फॉल वाला कंडीशन है, यानी कि दोनों मुक्त रूप से गिर रहा है। अब यहाँ पर व्यक्ति के ऊपर भी जो अर्थ है ना वो जी का ही क्या लगाएगा, जी एक्सेलरेशन लगाएगा, और लिफ्ट पर भी जो अर्थ है वो कितना एक्सेलरेशन से अपनी ओर खींचेगा, जी सही। यानी कि अब यहाँ पर अगर हम इफेक्टिव वेट की बात करें तो प्रभावी भार जो होता है, दोनों नीचे आ रहा है तो प्रभावी भार क्या हो जाता है, mg माइनस ma। यानी कि यहाँ पर लिफ्ट के अंदर जो है आप देखिए तो यहाँ पर mg और ये जो इसका एक्सेलरेशन ये भी किसके बराबर है, जी के बराबर है, mg माइनस mg क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस वजह से सैटेलाइट जो होता है ना, जो सैटेलाइट आपका मान लीजिए कोई सैटेलाइट में कोई पर्सन है ऐसे, अब ये सैटेलाइट जो होता है मान लीजिए कोई बड़ा सैटेलाइट है ना, अर्थ के मान लीजिए मतलब ऑर्बिट में ऊपर की तरफ घूम रहा है ना, यहाँ पर ये जो है ना इसके ऊपर दोनों के ऊपर जो मान लीजिए इसमें जो व्यक्ति खड़ा है या बैठा है कुछ भी कर रहा है, तो आप इस सैटेलाइट को भी आपका किससे जिस चीज से खींचेगा इसको भी उसी चीज से खींचेगा। इसलिए ये जो व्यक्ति है ना, इस व्यक्ति को भी सैटेलाइट के अंदर जो इसका भार कैसा महसूस होगा, 0 महसूस होगा, है ना, वहां पर भी वही कॉन्सेप्ट लागू होता है फ्री फॉल वाला, है ना। तो इस चीज को याद रखिएगा। कहां पर किसके मास, बिल्कुल आदमी के मास पर डिपेंड करेगा, हम आदमी के वेट का बात कर रहे हैं ना, आदमी का प्रभावी भार क्या होगा, है ना। तो उसमें लिफ्ट के मास का क्या मतलब है, नहीं समझे। अरे लिफ्ट अभी आपको क्या बताया मैंने कि जब भी कोई मान लीजिए पिंड है, अब अगर इसका मास 10 kg है, एक का 100 kg है, एक का 1000 kg है, मान लीजिए ये मुक्त रूप से गिर रहा है, ये सब एक के साथ गिरेगा ना जी, बात समझ। हाँ वैक्यूम में या फिर जहां पर फ्रिक्शनलेस सरफेस होता है ना, वही वाला कंडीशन एक तरह से यहाँ पर भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों के ऊपर यहाँ पर मान लीजिए व्यक्ति है, लिफ्ट है, तो व्यक्ति का जो मतलब मास होगा वो mc होगा, मतलब जो भी इसका वेट है mc होगा। लिफ्ट के कारण जो लिफ्ट यहाँ पर जो नीचे आ रहा है इसके कारण जो इस पर लगेगा वो क्या में लगेगा, और यहाँ पर ये जो है ना जी के बराबर हो गया है, ये mg माइनस mg हो जाएगा, इफेक्टिव वेट आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन और इसका दोनों का मतलब इस व्यक्ति का और लिफ्ट का दोनों का एक्सेलरेशन समान हो जाएगा, इस वजह से ऐसा होगा, है ना। नहीं समझ में आया आपको, कोई बात नहीं, समझा देंगे फिर से, आ जाना तुम अभी समझ। चलो तुम लोग ब्रेक ले लो, 5 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर हम लोग 7:20 से